नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज के वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और एग्जाम के नजरिए से एकदम हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हाँ, और आज की शुरुआत हम करेंगे 10 अप्रैल के ऐतिहासिक महत्व से। देखिए, 10 अप्रैल को पूरे उत्साह के साथ वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। सही कहा। और ये दिन खास तौर पर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के लिए याद किया जाता है, जिन्हें हम होम्योपैथी का जनक मानते हैं। जी। और जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं ना, तो सिर्फ तारीख याद रखना काफी नहीं होता। हाँ, हमें इसके पीछे का जो मुख्य सिद्धांत है वो भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। होम्योपैथी का सबसे बड़ा सिद्धांत है लाइक क्योर्स लाइक। राइट। इसका मतलब यह है कि जो पदार्थ किसी इंसान के शरीर में रोग के लक्षण पैदा करता है ना, वही पदार्थ अगर अत्यंत डाइल्यूट रूप में यानी बहुत ही पतले रूप में दिया जाए तो वो उसी रोग को ठीक करता है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ तो ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है या जहर ही जहर को मारता है। बिल्कुल, एकदम सटीक एनालॉजी है ये। उसी सिद्धांत पर ये काम करता है। और हाँ, स्टैटिक जीके के नजरिए से उम्मीदवारों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भारत में इसका नियंत्रक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। राइट। अक्सर एग्जाम्स में ऐसे कंट्रोलिंग मंत्रालयों के नाम पूछ लिए जाते हैं। सही कहा आपने। तो चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत से आगे बढ़ते हुए अब हम ऊर्जा विज्ञान यानी एनर्जी साइंस के एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक माइलस्टोन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तमिलनाडु के कल्पक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भारत के 500 MVE के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने, जिसे PFBR भी कहते हैं, उसने 6 अप्रैल 2026 को अपनी फर्स्ट क्रिटिकलिटी हासिल की है। जी। पर एक आम छात्र के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि ये फर्स्ट क्रिटिकलिटी का असल मतलब क्या होता है? देखिए, ये बहुत ही शानदार तकनीकी सवाल है। फर्स्ट क्रिटिकलिटी का सीधा सा अर्थ ये है कि रिएक्टर ने पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू कर दी है। अच्छा। मतलब अब जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, वो बिना किसी बाहरी सपोर्ट के खुद ब खुद निरंतर चल रही है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसके नाम में जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जुड़ा है, इसका क्या मतलब है? यही तो इस रिएक्टर की सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, सामान्य रिएक्टर सिर्फ ईंधन खर्च करते हैं, लेकिन ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितना फ्यूल उपयोग करता है ना, उससे कहीं अधिक फ्यूल खुद बनाता भी है। वेट, सच में? हाँ, बिल्कुल। इसमें यूरेनियम 238 का उपयोग होता है, जिसे ये रिएक्टर रिएक्शन के दौरान प्लूटोनियम 239 में बदल देता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम ब्रीडिंग प्रोसेस कहते हैं। वाओ! तो अगर मैं इसे फिर से एक आसान एनालॉजी में कहूँ तो ये उस कार की तरह हो गया जिसे आप जितना चलाते हैं वो अपने टैंक में उतना ही अधिक पेट्रोल खुद बनाती जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और भारत के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम के पहले चरण में यूरेनियम आधारित रिएक्टर्स आते हैं। फिर दूसरा चरण आता है जो ये प्लूटोनियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का है। और जो तीसरा चरण होगा वो थोरियम आधारित रिएक्टर्स का होगा। तो ये कल्पक्कम वाला रिएक्टर हमारे स्टेज 2 का एक मेजर माइलस्टोन है। राइट। और इसके स्टैटिक फैक्ट्स भी काफी अहम होंगे। बिल्कुल। स्टैटिक जीके के लिए 3 चीजें याद रखनी है। पहला, इसका डिजाइन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने किया है। ठीक है। दूसरा, इसका कंस्ट्रक्शन भाविनी ने किया है। जी। और इसका रेगुलेटर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है। और थोरियम वाला फैक्ट भी तो है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। विश्व के लगभग 25% थोरियम रिजर्व्स अकेले भारत में है, इसलिए ये तीसरा चरण हमारे लिए गेम चेंजर होगा। सच में ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ये बहुत बड़ी छलांग है। अब इसी से जुड़ते हुए आइए देखें कि हमारे शहरों का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में कैसा दिखने वाला है। जी। अप्रैल 2026 में मुंबई के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जिसे हम BKC कहते हैं, वहां ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हाँ, ये शहरी यातायात के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। ये असल में एक ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसका मुख्य फोकस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को आसान बनाना है। जी। इससे जो मेन सड़कों पर ट्रैफिक कंजेशन होता है वो काफी कम होगा और ये हमारे मौजूदा मेट्रो नेटवर्क का एक बेहतरीन सप्लीमेंट बनेगा। मतलब ये देखकर ना बड़ा आश्चर्य होता है
कि कैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाली तकनीक अब सीधे मुंबई की सड़कों पर आ रही हैं, बिना ड्राइवर की गाड़ियां। हाँ, तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके में हमें याद रखना है कि बीकेसी जो है वो मुंबई का फाइनेंशियल हब है। राइट। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन से जुड़ा हुआ है। तो स्मार्ट शहरों को सुरक्षित और सुगम बनाने की इस चर्चा से अब हम अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जी, डिफेंस सेक्टर से। बिल्कुल। भारत और इजिप्ट के बीच एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज आयोजित हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन 4। हाँ, और इस बार इसकी लोकेशन अंशास है। हाँ, अंशास। पर इसके उद्देश्य क्या हैं? देखिए, इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन यानी आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, और दूसरा है स्पेशल फोर्सेस इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। एक मिनट, यहाँ मेरा एक सवाल है। दो बिल्कुल अलग अलग देशों की सेनाओं के बीच ये जो इंटरऑपरेबिलिटी यानी तालमेल बैठाना होता है, ये आतंकवाद से लड़ने में असल में कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही अहम बिंदु है। देखिए, आतंकवाद आज कोई लोकल समस्या नहीं है, ग्लोबल खतरा है। जब दो देशों की स्पेशल फोर्सेस एक साथ ऑपरेशन करती है ना, तो उनकी कम्युनिकेशन, उनके हथियार चलाने के तरीके और उनकी रणनीतियों में एकरूपता होनी चाहिए। किसी एकरूपता को इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, ताकि इमरजेंसी में कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल। और हाँ, स्टैटिक जीके के लिए ये याद रखना जरूरी है कि इजिप्ट की राजधानी कायरो है। राइट। तो इजिप्ट के साथ इस सैन्य अभ्यास के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर हमारे पड़ोसी देश के साथ भी एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। हाँ, बिल्कुल। अप्रैल 2026 में ही बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान ने भारत की यात्रा की है। बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन दिख रहा है। क्या? जैसे अभी हमने बात की कि पॉड टैक्सी शहर के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, वैसी ही ये जो कूटनीति और यात्राएं होती हैं, ये दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और ट्रेड को मजबूत कर रही हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है ये। कूटनीति का असल काम भी तो यही है, देशों के बीच के फासले कम करना। बिल्कुल। और यहाँ स्टैटिक जीके का फैक्ट ये रहेगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की मुद्रा टका है। सही कहा। अब देशों के बीच संचार और कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर हम बैंकिंग सेक्टर की ओर रुख करते हैं। जी। जहां ग्राहकों और बैंक के बीच डिजिटल संचार पर एक बहुत बड़ी खबर है। जी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया AI बेस्ड कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है बॉब संवाद। हाँ, ये बैंकिंग और टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 22 भारतीय भाषाओं में सपोर्ट देता है। वाओ, 22 भाषाएं? जी। इसका लक्ष्य ही यही है कि कस्टमर और बैंक के बीच का कम्युनिकेशन एकदम आसान और सहज हो जाए। मतलब ये तो एक ऐसे पर्सनल बैंकर के रूप में काम करेगा जो कभी सोता ही नहीं है। बिल्कुल। और जो आपकी अपनी स्थानीय भाषा में 24/7 आपसे संवाद कर सकता है। इससे तो कस्टमर एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। एकदम सही। और एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके भी याद रखें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर्स वडोदरा में स्थित है। ठीक है, तो बैंकिंग में इस शानदार AI तकनीक के बाद आइए मानवीय कला और नेतृत्व के क्षेत्र में दिए गए सम्मान और कुछ नई नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। जी। सबसे पहले बात करते हैं चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 की। इस बार आदित्य धर को उनकी फिल्म धुरंधर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। मुझे लगता है कि कला और सिनेमा के क्षेत्र में इस तरह के सम्मान न सिर्फ कलाकारों को प्रेरित करते हैं बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देते हैं। बिल्कुल। कला समाज का आईना होती है। सही कहा। अब फिल्मों में बेहतरीन डायरेक्शन की बात हो गई, तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी जगत में एक बड़ी कंपनी को दिशा देने वाली एक नई नियुक्ति की। हाँ, अपॉइंटमेंट से जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। जी, तो खबर ये है कि संतोष विश्वनाथन को इंटेल का वाइस प्रेसिडेंट और APJ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। APJ यानी एशिया पैसिफिक एंड जापान। हाँ, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटेल जैसी बड़ी टेक कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये देखना कितना शानदार है ना कि कैसे भारतीय मूल के लीडर्स लगातार ग्लोबल टेक कंपनियों के शीर्ष पदों पर काबिज हो रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। और हाँ, इसके साथ ही इंटेल का हेडक्वार्टर्स भी याद रखें जो सांता क्लारा USA में है। राइट, सांता क्लारा। तो कॉर्पोरेट दुनिया के इन बड़े चेहरों की तरह ही विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों और ब्रांड्स के लिए भी बड़े चेहरों को नियुक्त किया गया है। जी। मार्च और अप्रैल 2026 के बीच
कुछ बहुत ही प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर अपडेट्स आए हैं। हाँ, इसमें 3 बड़े नाम हैं। जी, पहला है MS धोनी, जिन्हें भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दूसरा, AR रहमान को यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। राइट। और तीसरा, जो थोड़ा दिलचस्प है, प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जी, अब यहाँ मेरी एक जिज्ञासा है, या कह लें कि एक तरह का पुशबैक है। बताइए। देखिए, MS धोनी और AR रहमान वाली बात तो समझ आती है, पर सेंसस यानी जनगणना जैसे एकदम डेटा आधारित और गंभीर सरकारी काम के लिए सुदर्शन पटनायक जैसे सैंड आर्टिस्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, ये थोड़ा अलग और अजीब कदम नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। पहली बार में ये थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जनगणना सिर्फ डेटा का खेल नहीं है। इसमें आम जनता की भागीदारी सबसे जरूरी होती है। हाँ, वो तो है। और लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर भावनाएं जगाने के लिए कला एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। सुदर्शन पटनायक जी की रेत कला लोगों से सीधा कनेक्ट करती है, इसलिए ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला है। अच्छा, इस नजरिए से तो ये काफी बेहतरीन फैसला लगता है। बिल्कुल। और हाँ, भीम आपका जिक्र हुआ है तो स्टैटिक जीके कवर कर लेते हैं। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। राइट। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने डेवलप किया था और इसका लॉन्च साल 2016 में हुआ था। बहुत बढ़िया। और आज की हमारी इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है। वो क्या? देखिए, आज हमने देखा कि एक तरफ तो हम बॉब संवाद जैसा AI बना रहे हैं, बिना ड्राइवर वाले पॉड्स ला रहे हैं और खुद का ईंधन बनाने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेंसस 2027 जैसी सबसे बड़ी इंसानी गिनती के लिए हम कला और सैंड आर्टिस्ट का सहारा ले रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना? तो आने वाले समय में ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि क्या ये जो उन्नत तकनीकें हैं, ये भविष्य में इंसानी भूमिकाओं और सेंसस जैसे डेटा कलेक्शन के तरीकों को पूरी तरह से बदल देंगी, या इंसान और कला की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। ये वाकई में सोचने वाली बात है और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इस पर जरूर विचार करेंगे। बिल्कुल। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।